हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड पीएसएस एक्ट के एंडिंग में मैं आपको एक बोनस सेशन दूंगी जहां पर हम यूपीआई पेमेंट्स की जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे और ये कंस्ट्रक्शन को सब लोग इग्नोर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पीएसएस एक्ट, जब भी हम कोई भी एक्ट को पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट को पकड़ते हैं, तो हम हमेशा उससे पहले उसका लीगल इंटेंट देखते हैं कि क्या था, क्या जरूरत पड़ गई थी उस एक्ट को लाने के लिए। बिकॉज वी नो, हम अपने आईओएस में पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ते हैं, जहां पर भी एक मिसचीफ रूल होता है। जब भी कोई परेशानी होती है, हम उसके लिए ही एक्ट लेकर आते हैं। तो ऐसी क्या चीज पड़ी थी जो हमें पीएसएस एक्ट 2007 हमें लाना पड़ा। तो सबसे पहले देखो, जो 2007 से पहले थे, हमारे दो पेमेंट सिस्टम्स होते थे। पहला होता था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, दूसरा होता था आरटीजीएस। आरटीजीएस जो होता था, ये दोनों चीजें हमारे सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरी हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 जो हमारे ऑलरेडी है, तो उन दोनों चीजों से हमारा रेगुलेट होता था। अब ये पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की जरूरत कब पड़ी? क्योंकि बहुत सारी इवॉल्व, हमारा 2007 के बाद अगर हम 2007 से पीछे जाए और 2014 2016 में आए, तो हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर्स उसमें। तो 2016 में हमारा एनपीसीआई बना। जो हमारा एनपीसीआई बना, तो क्या कहते हैं, वहां पर हमने जो मेजर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वहीं से ही हुआ था कि जब हमारा एनपीसीआई बना, जिसके हमारे चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी। ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर बना एनपीसीआई हमारा मुंबई में। इसका वो है एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे इसका जो चेयरमैन तो है, अच्छा एक सेकेंड, इसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारा अजय कुमार चौधरी है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, पर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हमारा दिलीप आपसे है। तो ये एनपीसीआई जो हमारा बना है वो वहां पर मुंबई में इसका जो हेडक्वार्टर है वो एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, हमें दो चीज याद रखनी है। सबसे पहले एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई का दिलीप कुमार आपसे है, ये हमारे करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। एंड हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन काफी सारे हैं, जिसमें अजय कुमार चौधरी है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे नितिन मिश्रा है, पर ये सारे हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन है दिलीप कुमार आपसे, जो हमारा एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई है। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, थोड़ा डेविएट हो गया हम लोग। तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते थे, तो हम लोग ये सारे काफी डेवलपमेंट हुए। ठीक है, हमारे यूपीआई पेमेंट्स और इन सब में एनईएफटी आपको पता ही होगा, ये सारे इसमें डेवलपमेंट हुए। तो हमें पीएसएस एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट कर सके, हम लोग इसको सुपरवाइज कर सके और स्मूथली इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने सिस्टम में ला सके। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, रेगुलेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन और पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। सेकंड, ये एम्पावर करता है आरबीआई को, बिकॉज इसने आरबीआई का बहुत बड़ा टास्क अपने सर पे लिया है, तो ये एम्पावर करता है आरबीआई को। तीसरा, जो इसका मेन जो हम लोग एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनलिटी ऑफ द पेमेंट्स ट्रांजेक्शन्स। हम लोग इसमें एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें होगा कि सेक्शन 34 है आई थिंक, जिसमें है कि जो भी जो सेटलमेंट में हमारा जो भी हमारा आएगा, जो भी हमारा इससे जो भी हमारा क्या कहते हैं रिजल्ट आएगा, तो वो हमारा फाइनल एंड इरिवोकेबल होगा, आईबीसी एक्ट उससे अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया। एक बार हम लोग वापस पर चलते हैं कि पहला है हमारा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट सिस्टम्स, एम्पावर करता है आरबीआई को, और फाइनलिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो हम आगे उसका सेक्शन भी पढ़ेंगे। टोटल 8 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शंस है। एक्ट नंबर 51 है 2007, 20 दिसंबर 2007 को इनैक्ट हुआ था। ठीक है, 58th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया था। ये एनपीसीआई का मैंने आपको एमडी एंड सीईओ भी बता दिया है, जो हमारा दिलीप आपसे है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स बता दिया मुंबई में। 2016 में ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था एनपीसीआई की भी आपको बता दी। तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक्ट के अंदर जाए तो बैंक सबसे पहले करते हैं। 2B में बैंक है। बैंक क्या क्या इंक्लूड करता है,
सबसे पहला शेड्यूल बैंक, सेकंड शेड्यूल में जितने भी आरबीआई एक्ट में बैंक है वो सारे इंक्लूड करता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंक्लूड करता है। बैंकिंग कंपनी हमारा सेक्शन 5 में जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है वो इंक्लूड करता है। कोऑपरेटिव बैंक जो सीसीआई हमारा सेक्शन 5 में और 56 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है वो कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें इंक्लूड करता है इस डेफिनेशन में। 5B में आपको दे रखी है, ठीक है, बैंक की डेफिनेशन रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो 5B में दे रखी है वो भी इंक्लूड होगी। आई हेट जब कंस्ट्रक्शन होती है ना घर के पास, आई हेट, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स क्या होती है? डेरिवेटिव्स ऐसी चीजें होती है जो इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्यूचर डेट में जो सेटल होगी, ठीक है, सारे वो इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर डेट में सेटल होते हैं। अब जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं जो क्योंकि फ्यूचर डेट में सेटल होना है, तो जब तक वो सेटल होना होता है तो काफी चीजें चेंज हो जाती है। पहला इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं, फॉरेन जो भी इंटरेस्ट स्वैप्स है वो चेंज हो जाता है, फॉरेन करेंसी स्वैप्स चेंज हो जाते हैं बाय आरबीआई। ईएफटी हमारे बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 21C जो कि सेम बात करता है कि वही सारी चीजें जैसे हम जो यूपीआई पेमेंट में करते हैं, जो ऑथराइज करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑथराइज करते हैं, इनिशिएट पेमेंट करते हैं क्रेडिट और डेबिट के थ्रू जो इनिशिएट करते हैं, और हम लोग बैंक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और पॉइंट ऑफ सेल और ट्रांसफर और ऑटोमेटेड टेलर मशीन के थ्रू हम लोग वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो हमारा 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है 21B की डेफिनेशन में। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है 2DB। 2DB हमारा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, इसमें इशूअर जो है वो आपको एक यूनिक नंबर देगा ताकि वो अपनी ट्रांजेक्शन्स और डेरिवेटिव्स को मतलब उसी अकाउंट में डाल सके। 2DB means a unique identity code assigned to a person by a issuer for the purpose of identifying that person in such derivatives or financial transaction as may be specified by the RBI time to time। ठीक है, एक ही यूनिक आइडेंटिटी कोड देती है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर और इशूअर और पर्पजर को देती है कि डेरिवेटिव्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कर सके, ठीक है। 21E ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेटिंग की बात करते हैं। नेटिंग आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, देखो क्या होता है। जैसे मैं बैंक ए के पास मेरा एक लोन पड़ा हुआ है, वो है क्या कहते हैं 10 रुपीज का, 10 रुपीज का लोन है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक बी के पास भी एक लोन है, वो मेरा लोन है, मतलब क्या कहते हैं उसके ऊपर ड्यू है, वो 80 रुपीज का लोन ड्यू है, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम लोग ट्रांजेक्शन देखें तो पहले मैं बैंक को 100 रुपीज दूंगी, फिर 100 रुपीज बैंक मेरे को 80 रुपीज वो देगा, क्या कहते हैं अपना लोन वापस करेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ही उसको 20 रुपीज ना दे दूं। दो ट्रांजेक्शन से अच्छा मल्टीपल ट्रांजेक्शन को हम लोग एक सिंगल ट्रांजेक्शन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कि मैं सीधे 20 रुपीज दे दूं और उसका एडजस्टमेंट हो जाए पेमेंट का। सेम चीज है इसका। नेटिंग का मतलब है एडजस्टिंग अमाउंट टू द पार्टिसिपेंट्स। सारे जितने भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, ये तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन सारे जो भी हमारा क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन है उन सबको एडजस्ट करके एक सिंगल पेबल अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं, उसको नेटिंग कहते हैं, ठीक है। पेमेंट सिस्टम सारे वो पेमेंट्स जो भी एक पेयर और बेनिफिशियरी को मिलेगा, पर वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एक्सचेंज इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम में। 21E नेटिंग हो गया। 21N सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। अब ये सेटलमेंट की बात करते हैं कि कैसे हमारा एक्सचेंज सारे सेटल हो जाएंगे और ये सेटलमेंट हमारा फाइनल होते हैं। पेमेंट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होती है इसमें सिस्टम एंड पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज एक बार मैं आपको बता दूं। 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारा बैंक की बात करता है। 21N हमारा सेटलमेंट की बात करता है। 21E हमारा नेटिंग की बात करता है। 21DB हमारा बात करता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की, और इसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा, पेमेंट सिस्टम में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सेक्शन 3 हमारी बात करते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन होगी। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में हमारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होती है आरबीआई। आरबीआई जो होगा वो, क्योंकि अब देखो आरबीआई के बहुत सारे काम है, तो वो थोड़ी पेमेंट सिस्टम आपका रेगुलेट करेगा, तो वो क्या करता है एक बॉडी बना देता है पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी, बोर्ड बनाता है। अब उसी थ्रू हमारा पेमेंट सारे रेगुलेट होंगे। तो सेक्शन 3 में हमारा एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। अब उसमें 6 मेंबर्स होंगे। पहला होगा चेयरमैन ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। सेकेंड होगा डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड फिर उसके बाद होगा ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द, सॉरी इसमें पूरे 7 पर्सन, हाँ 6 ही है, हाँ।
ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द आरबीआई, और बाकी 3% जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी करंट और डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है। और अगर आपको नहीं पता, आप मेरी आरबीआई एक्ट 1934 की जाके वीडियो दोबारा देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है गवर्नर कौन है, डिप्यूटी गवर्नर कौन है, कितने मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सब कुछ बता रखा है। और ऊपर मैंने एनपीसीआई का बता ही दिया आपको दिलीप आपसे। सेक्शन 4 हमारी बात करता है पेमेंट सिस्टम नॉट ऑपरेट विदाउट ऑथराइजेशन। नंबर, सेक्शन नंबर और विद इसका ये जो टैग है, जो भी इसका हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेमेंट विदाउट आरबीआई के ऑथराइजेशन के ऑपरेट होगी नहीं। पेमेंट सिस्टम कोई भी हमारा सेटल मतलब कोई भी नहीं होगा विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। अब ये एनपीसीआई था, इसको भी ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई मिला ना, तभी हमारा एस्टेब्लिश हुआ ना। फिर उसके बाद ये जो भीम पे है, ये हमारा फोन पे है। अभी करंट इसका एक करंट न्यूज मेरे को याद आया, फोन पे जो है वो सबसे ज्यादा हमारे मोस्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है अभी तक की, तो फोन पे रिकॉर्ड हुई है, तो वो भी हमारा ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। तो सेक्शन 4 बात करते हैं कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई के थ्रू होगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 और करंट न्यूज की आपको बता देती हूँ, कभी आपको एग्जाम से हो कि 10,000 की जो अमाउंट है जब आप यूपीआई में पे कर रहे हो, तो वो आपके यूपीआई अकाउंट में 1 आवर बाद रिफ्लेक्ट होगी। ये साइबर फ्रॉड को बचाने के लिए था। ठीक है, पहला। दूसरा, आपकी जो यूपीआई लिमिट है, आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। आप मोमोज खाने जाते हो कई बार, तो आपकी यूपीआई पेमेंट रुक जाती है क्योंकि नेट नहीं आ रहा होता, फिर आपको एम्बेरस फील होना होता है, तो अब आप एम्बेरस फील नहीं कर सकते। यूपीआई लाइट के थ्रू आप 1000 ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर सकते हो। कम्युलेटिव हमारा वॉलेट लिमिट है 5000 रुपीज। ठीक है, ओके। अब जब एनपीसीआई बना था हमारा, वो सॉरी पीएसएस इनैक्ट हुआ था 20 दिसंबर 2007 में, तो उसके 6 मंथ्स बाद विदाउट ऑथराइजेशन एक पेमेंट सिस्टम रेगुलेट कर सकता था, बट 6 मंथ्स में आपको वो ऑथराइजेशन लेना जरूरी है, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगी सेक्शन 13 में। ठीक है, सेक्शन 4 हमारा ऑथराइजेशन का हो गया। सेक्शन 7 हमारा सेक्शन 5 हमारा हो गया एप्लीकेशन किसके पास जाएगी ऑथराइजेशन की, हमारी जाएगी आरबीआई के पास। सेक्शन 6 हमारा इंक्वायरी उठाएगी आरबीआई के ऑथराइजेशन कर देना भी है या नहीं। सेक्शन 7 वो रिफ्यूज कर सकती है ऑथराइजेशन। किन किन ग्राउंड, सेक्शन 7 में ग्राउंड लिखे हुए हैं कि वो रिफ्यूजल हो सकती है। पहला है उसके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितना होगा, दूसरा है कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है या नहीं, और तीसरा जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी का है कि मॉनेटरी पॉलिसी उसको कंप्लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये 3 हमारे सेक्शन 7 में दे रखे हैं, रिफ्यूजल ऑफ ऑथराइजेशन। इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 बात करता है रिवोकेशन की। रिवोकेशन दे सकता है, ऑथराइजेशन एक बार दे दिया उसमें रिवोक कर सकता है। अब इसमें वही घिसी पिटी बात है कि आपका क्या कहते हैं ऑथराइजेशन रिवोक कब कर रहा है कि वो कॉन्ट्रवेन कर रहा है, कोई भी प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, रेगुलेशंस को फेल कर रहा है, कोई भी ऑर्डर और एजुकेटिंग अथॉरिटी का वो जो ऊपर हमारी बोर्ड है उसके कोई ऑर्डर को और आरबीआई के ऑर्डर्स को कॉन्ट्रवेन कर रहा है, तो ये सारा है। अब मैं आपको इसकी एक करंट अफेयर्स की एक न्यूज बताती हूँ। देखो, सर्वोदय कन्या बैंक है, वो हमारा जो था उसका ऑथराइजेशन हमारा कैंसिल हुआ क्योंकि उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस इतना बच्चा ही नहीं था, तो आरबीआई ने उसका ऑथराइजेशन रिवोक किया। और भी काफी बैंक्स है जिसका ऑथराइजेशन रिवोक करता है क्योंकि या फिर पेनल्टी लगाता है क्योंकि वो इन सारी चीजों से कंप्लाइंस नहीं चल रही है। ठीक है, तो आरबीआई लगाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 हमारा बात करता है अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू भी वो ऑथराइजेशन मतलब हटाता है, पर यहाँ पर भी वो हटा सकता है कोई भी पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे। वहां मैंने बैंक के इसके अंडर नहीं आया सेक्शन, कभी आप ये कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने आपको सेक्शन ये वाला जो है बैंक का जो ऑथराइजेशन रिवोक किया है वो हमारा आरबीआई के थ्रू करा है, यहाँ पर वो पेमेंट सिस्टम का ऑथराइजेशन रिवोक कर रहा है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो और नीचे कमेंट में बोलो तो नहीं। ठीक है, सेक्शन 9। अब सेक्शन 7 है रिफ्यूजल किया ऑथराइजेशन का। अब इस पे अगर कोई भी पार्टी डिसेंटिंग पार्टी है या फिर उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो अपील डाल सकती है। अपील कर डालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने दिन, 30 डेज। ठीक है, सेक्शन 10 पावर टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड्स होगा, तो ये आरबीआई के पास पावर है डिटरमाइन स्टैंडर्ड। सेक्शन 10A बात करता है, सेक्शन 10A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो गया, अब उस पर आप चार्ज नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप चार्ज लगा रहे हो कि कोई भी चार्ज आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे एडिशनल चार्ज नहीं लगा सकते। सेक्शन 11 बात करता है नोटिस टू द चेंज ऑफ पेमेंट सिस्टम। अगर आपको कोई भी पेमेंट सिस्टम में चेंज करना है तो आप सेक्शन 11 में नोटिस भेजोगे, सेक्शन 30 डेज के अंदर वो सिस्टम अप्रूवल आपको देगा। ठीक है,
सेक्शन 12 टू 18 जो है वो सारी हमारे ऑथराइजेशन के जितने भी हमारे कोई भी आरबीआई के पास फंक्शंस है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मंगवा सकते हैं, तो ये सारे डील्स करते हैं। जैसे सेक्शन 12 है पावर टू कॉल फ्रॉम एनी सिस्टम्स प्रोवाइडर फ्रॉम सच सिस्टम एंड डॉक्यूमेंट। सेक्शन 14 बात करता है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन। सेक्शन 16 याद रखिएगा ऑडिट की बात करता है। सेक्शन 18 स्पेशल डायरेक्शन। सेक्शन 17 पावर ऑफ इशू डायरेक्शन बाय द आरबीआई। तो एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जल्दी से। सेक्शन 4 हमारा विदाउट ऑथराइजेशन कोई भी पेमेंट नहीं होगी। सेक्शन 5 हमारा एप्लीकेशन जाएगी आरबीआई के पास। सेक्शन 6 में इंक्वायरी बिठाएगा। सेक्शन 7 में हमारा रिफ्यूजल के ग्राउंड्स है कौन कौन से हैं, 3 बताए मैंने आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कस्टमर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में रिवोकेशन ऑथराइजेशन, एक बार ऑथराइजेशन मिल गई तो भी रिवोक हो सकता है अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पॉलिसी होगी। सेक्शन 9 हमारा बात करता है अपील जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 10A कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पे कोई भी हम लोग वो नहीं लगाएंगे, क्या कहते हैं, चार्ज नहीं लगा सकते। सेक्शन 11 बात करता है हमारा कोई भी हमें पेमेंट सिस्टम में चेंज करना है तो फिर हम नोटिस के थ्रू आरबीआई को 30 डेज के अंदर नोटिस देकर और वो चेंज कर सकते हैं। ऑथराइजेशन इसमें भी आरबीआई का चाहिए। ऑडिट 16 और फिर इसके बाद 18 स्पेशल डायरेक्शंस, पावर ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 14। अब आ जाते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करते हैं सिस्टम प्रोवाइडर्स की, राइट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिस्टम प्रोवाइडर्स। अब ये जो सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, देखो सिस्टम प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारा एक्ट और एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ही काम करेंगे और रेगुलेट करेंगे हमारा ऑपरेट पेमेंट सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें हमारा सिस्टम प्रोवाइडर्स ही बताएगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी आरबीआई की टाइम जितनी भी डायरेक्शन है इन सबको कंप्लाई करेगा, ये सारा सिस्टम प्रोवाइडर करता है। ठीक है, सेक्शन 20 में सेक्शन 21 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ड्यूटीज बता रखे सिस्टम प्रोवाइडर्स की, क्या वो डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या नहीं डिस्क्लोज कर सकता। तो सारी पोटेंशियल सिस्टम प्रोवाइडर्स जितने भी है क्या कहते हैं इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और चार्जेस और लिमिटेशंस एंड लायबिलिटीज जो भी है ये सारे डिस्क्लोज कर सकते हैं। पर इसमें कुछ चीजें है वो कॉन्फिडेंशियल की, कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहते हैं सिस्टम कॉन्फिडेंशियल रखेगा। तो इसमें आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है। तो सेक्शन 22 सिर्फ बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है और क्या इसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज कर सकता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ पेमेंट सिस्टम्स को डिस्क्लोज कर सकता है। कोई भी चार्जेस है तो उसको डिस्क्लोज कर सकता है। सेक्शन 21 22 हो गया। सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट एंड नेटिंग की बात करता है। सेटलमेंट आपको बता दिया मैंने, नेटिंग भी बता दिया मैंने आपको क्या होती है। नेटिंग एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब ये सेटलमेंट एंड नेटिंग कैसे होंगे, पहले ऑथराइजेशन आरबीआई के थ्रू ही होंगे। ठीक है, लिक्विडेटर और रिसीवर और असाइनी वो होगा अपॉइंट होगा, प्रोविजनल और अदरवाइज विल बी अपॉइंटेड। प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप, ये सारी अब क्योंकि सेटलमेंट और नेटिंग में ये सारी जो जितने भी इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन और सबसे डील करने के लिए, वाइंडिंग अप से डील करने के लिए लिक्विडेटर और रिसीवर और असाइनी हमारा असाइन होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग इट विल नॉट, ये जो है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब होता है कि अब जो इसको ये जो क्लॉज है ये इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा बैंकिंग रेगुलेशंस और आईबीसी क्लॉज के। एक है नथिंग होता है वो सेविंग क्लॉज होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज ओवरराइडिंग क्लॉज होता है कि ये ओवरराइड करेगा इन सारे बैंकिंग रेगुलेशंस और आईबीसी को। क्योंकि आईबीसी में ओवरराइड क्लॉज इसलिए क्योंकि आईबीसी में जैसे इंसॉल्वेंसी का वो है, तो अगर उसमें कोई भी हमारा डीआरटी या फिर कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो इसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता इनके ऑर्डर्स के ऊपर, आरबीआई के ऑर्डर्स के ऊपर। ये हमारा फाइनल और रिवोकेबल होता है, कोई भी सेटलमेंट होगी ये फाइनल और रिवोकेबल होगी, यहाँ पर जाके आप डीआरटी में अपील नहीं कर सकते। राइट एंड सिस्टम प्रोवाइडर टू अप्रोप्रिएट कोलेटरल कंट्रीब्यूटेड बाय द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी सेटलमेंट होगी वो सारी फाइनल और रिवोकेबल होगी। इसका जो ये सेक्शन 24 है, 23 है, सॉरी सेक्शन 23 है, ये ओवरराइडिंग क्लॉज है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एंड आईबीसी के। सेटलमेंट कैन बी इन्वोक इफ द पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, तब भी इन्वोक नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओवरराइड आईबीसी क्लॉज मैंने आपको बता दिया। 23A क्या बात करता है, 23A बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें एक ये हमारा कस्टमर्स के इंटरेस्ट में हमारा वो है क्या कहते हैं सेक्शन है, ये बात करता है आरबीआई जो है वो कस्टमर के पेमेंट के सिस्टम के लिए सेपरेट डेजिग्नेटेड फंड जो है वो करेगा, क्या कहते हैं देगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कंबाइंड और क्या कहते हैं कंबाइंड जो हमारे वो होते हैं अकाउंट्स होता है उसमें इसमें बार करता है और इसमें बोलते हैं सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट में हमारा डिपॉजिट जमा होगा।
RBI in public interest or the interest of the customer designated payment system prevent affairs of such designated payment system. ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सेपरेट अकाउंट एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये मैं बस। डिपॉजिट कहाँ होगा, सेपरेट अकाउंट में होगा। अब एक बार आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, सेक्शन 4 हमारी बात करता है ऑथराइजेशन के बिना कोई भी हमारी पेमेंट नहीं होगी, सॉरी पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होगा। सेक्शन 5 एप्लीकेशन किसके पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है। अब सेक्शन 6 में इंक्वायरी बैठेगी, सेक्शन 7 में रिफ्यूजल के ग्राउंड है, सेक्शन 8 में रिवोकेशन के ग्राउंड, और सेक्शन 9 में अपील जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने डेज में, 30 डेज में। सेक्शन 11 हमारा बात करता है कि कोई भी पेमेंट सिस्टम में कोई भी चेंज करना है तो वो किसी भी नोटिस के थ्रू हो सकता है। सेक्शन 10A कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। सेक्शन 12 to 18 हमने अपनी बात की थी, सारी जो पावर्स दे रखी है आरबीआई को कि वो ऑडिट, सेक्शन 16 में ऑडिट कर सकता है, सेक्शन 14 में बुक्स एंड इंस्पेक्शन दे सकता है, एंड सेक्शन 18 में क्या था हमारा, हाँ स्पेशल डायरेक्शंस इशू कर सकता है। फिर उसके बाद 21 एंड 22 मैंने आपको बताया ड्यूटीज ऑफ सिस्टम प्रोवाइडर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो ड्यूटी है सिस्टम प्रोवाइडर की सेक्शन 22 में दे रखी है। 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट एंड नेटिंग। इसमें यही है कि जो भी ओवरराइडिंग क्लॉज है ये आईबीसी के ऊपर, और इसमें जो भी सेटलमेंट और नेटिंग होगी वो हमारी क्या कहते हैं, हमारी क्या कहते हैं अफेक्ट नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं होगी आईबीसी और बीआर के वो प्रोविजन से, फाइनल और इररिवोकेबल होगी, और ऑथराइजेशन के आरबीआई के ऑथराइजेशन के थ्रू ही ये हमारा सेटिंग और सेटलमेंट होगा। यही हमारा लिक्विडेटर, रिसीवर और असाइनी हमारा अपॉइंट करेगा, ठीक है। सेक्शन 23 हमारा प्रोटेक्शन बताता है, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स जितने भी फंड्स होते हैं वो सेपरेट शेड्यूल अकाउंट्स कमर्शियल बैंक्स में हमारे डिपॉजिट होता है। सेक्शन 24 हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बताता है, सिस्टम प्रोवाइडर शैल मेक प्रोविजन रेगुलेशन क्रिएशन ऑफ पैनल बनाएगी और लेस देन 3 सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। कितना सेक्शन 24 में कम से कम 3 सिस्टम पार्टिसिपेट बनाएगी एक पैनल को सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्या कहता है, ये जो पैनल बनेगा हमारा सिस्टम प्रोवाइडर्स बना रहा है, सिस्टम प्रोवाइडर्स एक पैनल बनाएंगे, 3 पार्टिसिपेंट होंगे उसमें सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। अब अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है सिस्टम प्रोवाइडर और किसके बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है किसके बीच में, मैटर्स कनेक्टेड विद ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है अगर क्या कहते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है पैनल से वो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो हमारी किसके पास जाएगी, हमारी अपील, वो क्या कहते हैं मतलब किसके पास डिस्प्यूट जाएगा, हम किसके पास रिजॉल्व कराने के लिए जाएंगे, पैनल के पास जाएंगे, ठीक है। अगर कोई पेमेंट से कोई भी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो पैनल के पास जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट है सिस्टम पार्टिसिपेंट और सिस्टम प्रोवाइडर की, तो सिस्टम प्रोवाइडर्स के बीच में है, सिस्टम पार्टिसिपेंट के बीच में तो आरबीआई के पास जाएंगे। सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के बीच में है तो आरबीआई के पास जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट है आरबीआई, अगर सिस्टम प्रोवाइडर्स जहाँ पर सिस्टम पार्टिसिपेंट एक्ट कर रहा है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे या जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएंगे सेटलमेंट के लिए, ठीक है। पहला आप जाते हैं सेटलमेंट के लिए, कोई भी मनी ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन में होता है तो जाएंगे पैनल के पास। दूसरा, अगर सिस्टम पार्टिसिपेंट और सिस्टम प्रोवाइडर्स के बीच में हो रहा है तो आरबीआई के पास, और अगर आरबीआई सिस्टम प्रोवाइडर से सिस्टम पार्टिसिपेंट एक्ट कर रहा है तो वहां पर जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अरे सेक्शन 13 नहीं आया, भूल गई क्या, लगता है मैं भूल गई। चलिए मैं सेक्शन 13 भी ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद ये चली गई, अपील चली गई, और जॉइंट सेक्रेटरी के पास भी चली गई, रैंक बिलो जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पर अपील सॉरी डिस्प्यूट जा सकता है। एक बार मैं सेक्शन 13 आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 13। सॉरी सेक्शन 13 नहीं है, सेक्शन 26 है, सॉरी मेरा दिमाग का याद है, चलो ठीक है। सेक्शन 24 हमारा सेटलमेंट की बात करता है, सेक्शन 23 हमारा नेटिंग की बात कर रहा है। सेटलमेंट किसके पास जाएगा, पहला पैनल के पास जाएगा डिस्प्यूट, दूसरा आरबीआई के पास जाएगा, और तीसरा अगर आरबीआई खुद पार्टिसिपेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा तो जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्शन 25 बात करता है अगर डिसऑर्डर कराए किसी ने भी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स के लिए, ठीक है। अगर सेक्शन 25 में डिसऑर्डर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंड कर रहा है, हाँ तो कोई भी डिसऑनर इलेक्ट्रॉनिक फंड कर रहा है तो पर्सन जो है वो उसके पास इनसफिशिएंट या तो अमाउंट है या फिर उसका अमाउंट जो भी है एक्सीड हो गया, पेमेंट जो भी है, मतलब ये डिसऑनर ऑफ द चेक जैसे होता है ना कि आप इस प्रिजम्पशन पे ही एक पेमेंट ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो कि आपके पास सफिशिएंट फंड है दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अगर अब उसमें ट्रांसफर नहीं है, इनसफिशिएंट है या फिर वो अमाउंट एक्सीड कर गया
जितना आपने पेमेंट के लिए बोला था, तो यहाँ पर आपको इम्प्रेसमेंट मिलती है 2 साल की, ठीक है, 2 साल की इम्प्रेसमेंट मिलती है। फाइन मिलता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ EFT, यहाँ पर फाइन मिल रहा है 2 साल की और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ EFT, दो है, ठीक है, डिसऑनर ऑफ द उसका है तो 2 है, वहां पर 3 साल से, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। बेनिफिशियरी कैन डिमांड मनी, अगर पहले बेनिफिशियरी है 30 डेज का नोटिस भेजेगा और उसको फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज की डिसऑनर द फंड हो गया है, फिर उसके बाद वो उसको क्या कहते हैं 15 डेज का टाइम देगा, सेम NI एक्ट की तरह ही 15 डेज का टाइम देगा कि आप रिप्लाई कर दो, और अगर नहीं दिया तो फिर 2 साल की इम्प्रिजमेंट और ट्वाइस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का उसका वो होगा। अब इसमें एक प्रिजम्पशन यही है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तभी इनिशिएट करा जाएगा जब अमाउंट उसके इतने होंगे, उसके अकाउंट में होंगे। तो ये डिफेंस नहीं ले सकता प्रोसिक्यूशन की मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है ऑथराइजेशन और ऑर्डर के एग्रीमेंट का पे करने का। अब ये रीजन टू बिलीव है कि अकाउंट सफिशिएंट था क्या कहते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो ये है नो डिफेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट फंड ट्रांसफर थ्रू ऑथराइजेशन ऑर्डर एग्रीमेंट, ही डिड नॉट हैव रीजन टू बिलीव दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट फॉर ट्रांसफर। मतलब उसको सफिशिएंट ही होना है, उसके ये इसको उसको ये पता होना चाहिए था कि सफिशिएंट है, अगर इनसफिशिएंट है तो 2 साल की पेनल्टी लग रही है और 2 टाइम्स उसको EFT ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रेजम्पशन कोर्ट लेके चली गई कि ये डिसऑनर हुआ है EFT को अगर अंटिल दूसरी पार्टी डिस्प्यूट करती है। अंडर एविडेंस एक्ट आपने ये पढ़ाई है। प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17 जो है, सारे ये चैप्टर 17 ऑफ जो हमने पढ़ा है, जो हम लोग क्या कहते हैं डिसऑनर ऑफ NI एक्ट का पढ़ते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो सारे प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। 30 to 15 डेज नोटिस तो अप्लाई हो ही रहा है, 2 years प्लस फाइन का इम्प्रिजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ सेक्शन 4, अगर ऑथराइजेशन आप फेल हो गए हो तो आपको वहां पर इम्प्रिजमेंट हो रही है 1 मंथ की और 10 ईयर्स से एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप ऑथराइजेशन के बिना कोई भी पेमेंट सिस्टम रेगुलेट कर रहे हो तो वहां पर 1 मंथ की और 10 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी। 1 करोड़ रुपीज आपको कर सकती है पेमेंट, आपको करनी पड़ सकती है, 1 लाख रुपीज एक्सटेंड कर सकती है कॉन्ट्रवेंशन अगर कंटिन्यू कर रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो 3 साल की है, 10 लाख 50 लाख रुपीज है। और अगर 30 डेज में नो पेमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 30 में की जो पेनल्टी है जो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो वहां पर आपको नहीं होता, तो 1 मंथ का आपको देना पड़ता है, 10 ईयर्स एक्सटेंड टू 1 ईयर। ओके गॉड, ये कितना कितना हो रहा है। सेक्शन 30 यहाँ पर जो इम्पोज पेनल्टी लगाएगी जो RBI जो अपने ऑर्डर की कंट्रवेंशन के अगर नहीं हो रहा तो 30 में तो 1 मंथ की सजा है और 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, 1 करोड़ रुपीज 1 लाख रुपीज, ठीक है। ऑफेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 27 हम लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑफेंस हो रहा है कंपनीज के थ्रू, कौन लायबल होगा? एवरी पर्सन, जो भी उस पर्सन कंपनी में काम कर रहा होगा, जो भी उस टाइम कमीशन ऑफ कंट्रवेंशन के काम कर रहा होगा, सब पर्सन, एवरी पर्सन वॉज लायबल, जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होंगे तो वो इस कंट्रवेंशन की गिल्टी होगी। और पर्सन पर अगर पर्सन प्रूव कर देगा कि उस टाइम पे जो कंट्रवेंशन प्लेस हुआ तो उसको नॉलेज ही नहीं थी और वो अपने ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहा था, तो कोर्ट उसको पार्डन दे सकती है, यहाँ पर उसको मतलब एग्जेम्प्ट कर सकती है। सेक्शन 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कॉग्निजेंस लेगा इसकी ऑफेंस की? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब रिवोक हो गया है, मतलब उसमें से हट गया है हमारे BNSS में से, तो अब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गई कि वो राइटिंग, अगर कोई भी ऑफिसर राइटिंग कंप्लेंट देगा RBI का कि भाई सेक्शन 4 में अगर वो कंप्लेंट दे रहा है या फिर सेक्शन क्या कहते हैं इसकी कॉन्ट्रवेंशन में वो दे रहा है, क्या था ये सेक्शन 4 में है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रवेंशन है, हाँ, डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स में कोई भी दे रहा है तो ये RBI की कंप्लेंट के थ्रू जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसकी वो है, अथॉरिटी है। पावर टू इम्पोज द RBI पेनल्टी, ये पेनल्टी इम्पोज करेगा 10 लाख, मैंने आपको बताया अगर 10 लाख अगर क्वान्टिफिएबल अगर नहीं है तो फिर उसके बाद ट्वाइस द अमाउंट था शायद से यहाँ पर, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। सेक्शन 31 बात करता है पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो उसमें मैंने लिखा है। हाँ, सेक्शन 31 बात करते हैं पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस, ऑफेंस पनिशेबल जो भी एक्ट है, ऑफेंस अगर इम्प्रिजमेंट के लिए है और विदाउट इम्प्रिजमेंट और ऑल्सो फाइन है, नॉट। अच्छा, इसमें इम्प्रिजमेंट एप्लीकेशन, हाँ, तो कंपाउंड कौन करेगा पहले इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, बाय ऑफिसर ऑफ RBI। ऑफिसर ऑफ RBI इसमें कंपाउंड करता है ऑफेंसेस को। कौन कौन से ऑफेंसेस को? जो ऑफेंस पनिशेबल नहीं है इम्प्रिजमेंट के, और जो ऑफेंस या फिर ऑफेंस जो सिर्फ इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए है, इसमें वो ऑफेंस इंक्लूड नहीं होंगे जो इम्प्रिजमेंट के लिए है और इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए है, मतलब सिर्फ फाइन वाले ही लिख देते ना।
इम्प्रेजमेंट के लिए है और इम्प्रेजमेंट प्लस फाइन के लिए है, वो सारे हमारे इम्प्रेजमेंट प्लस फाइन, ये सारे हमारे इसमें कंपाउंड नहीं हो सकते, सिर्फ फाइन वाले चैप्टर्स ही हमारे फाइन वाले ही कंपाउंड हो सकते हैं। एक सेकेंड, इम्प्रेजमेंट, हाँ हाँ, इम्प्रिजनमेंट हुआ। फिर उसके बाद सेक्शन 32 मैंने आपको बताया ओवरराइडिंग क्लॉज है कि ये सारे जितने भी हैं वो सारे हो गए। फिर उसके बाद सेक्शन 34A बात करता है हमारा कि ये जो PSS एक्ट है हमारा, पेमेंट एंड वो एक्ट है, ये ट्रेड रिपोजिटरी में भी एस्टैब्लिश, मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेबल होगा, जो RBI एस्टैब्लिश करेंगी। और 34B बोलेगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ये सारी IFC कंपनीज मैंने आपको कंपनी लॉ में भी बताई है, वो सारी कंपनी जो गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश है, तो उस पर एग्जेम्पशन है NEFT गाइडलाइंस का, ठीक है। उसमें तो काफी चीजों का एग्जेम्पशन है, तो इसमें 34B में एग्जेम्पशन दे रखा है, ठीक है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन करता है, ऑफिसर ऑफ RBI, है ना। RBI ड्यूली ऑथराइज ऑन हिज बिहाफ, कोई भी ड्यूली ऑथराइज इन बिहाफ, और कौन से ऑफेंसेस नहीं कर सकता, इम्प्रिजमेंट के लिए है और इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन के लिए है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्ट शॉर्ट में, शायद आपका इनमें से ही कोई एक MCQ बन जाए तो आपको बता दिए। 26 में आपको पेनल्टीज दे रखा है, 24 में हमारा सेटलमेंट एंड प्रोविजन दे रखा है, डिसऑनेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड दे रखा है। शायद बीच में मैंने एक गलती की थी, जब मैंने आपको सेक्शन 13 आपको पेनल्टी का बोल दिया था, वो शायद फेमा एक्ट से मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। अब आपका आता है बोनस सेक्शंस। बोनस सेक्शन देखो, हमारे 3 तरह की पेमेंट होती है अगर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट में जाए। पहला है IMPS, और दूसरा है NEFT, और तीसरा है RTGS। IMPS होती है हमारा इमीडिएट परमानेंट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसकी लिमिट है 5 लाख तक आप कर सकते हो, जो आप अपनी UPI वगैरह करते हो। NEFT हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर ये डिफॉर्मेंट बेसिस पे 2 आवर की पेमेंट्स आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, IMPS का इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर की 5 लाख की लिमिट है, और फिर उसके बाद डिफॉर्मेंट इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा NEFT के बाद 2 आवर्स डिफॉर्मेंट पेमेंट के बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। RTGS की 2 लाख की मिनिमम है और मैक्सिमम लो लिमिट है, ये हमारा ग्रॉस सेटलमेंट के लिए होती है, और नो लिमिट 30 मिनट्स का इसमें टाइम है डिफॉर्मेंट पेमेंट्स का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। IMPS हमारा 5 लाख की है, 5 लाख की लिमिट, और फिर उसके बाद इसमें NEFT में लो लिमिट, और इसमें मिनिमम 2 लाख की, 2 लाख से कम ट्रांजेक्शन RTGS क्या कहते हैं वो ही नहीं करता, क्या कहते हैं एंटरटेन नहीं करता। फिर एक और हमारा आता है UPI सर्कल अलाउज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेलीगेटेड पेमेंट्स अलाउ करता है। UPI सर्कल्स कौन कौन सी पेमेंट अलाउ करता है, UPI पेमेंट्स अलाउ करता है, UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स अलाउ करता है। मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, 5000 रुपीज है, और 24 आवर से स्टार्ट कर लेता है ये, ठीक है। मंथली 5000 15,000। वैसे तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि IMPS 5 लाख की है, और ये इसकी कितनी है लिमिट है 2 लाख की, और वो है, ठीक है। UPI सर्कल्स, UPI पेमेंट, ठीक है। डेलीगेटेड पेमेंट्स, मिनिमम ट्रांजेक्शन याद रखना है कि कितनी डेलीगेट कर सकता है, 5000 रुपीज कर सकता है 4 आवर्स में, 24 आवर्स है, मंथली 15,000 दे रख सकता है। फिर UPI 1 to 3 पेमेंट्स जो है ये ऑफलाइन भी चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5000 से 10,000 कर दिया है, इंक्रीज हो गई है ट्रांजेक्शन की। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इसमें, मैं बता नहीं सकती भाई, ठीक है। इट हैज इंक्रीज डेली 1 लाख से इंक्रीज हो गई है। इट हैज इंक्रीज डेली 1 लाख के लिए पर ट्रांजेक्शन की ये लिमिट है, 5000 to 10,000, और डेली 1 लाख हो सकती है इसकी जो वो है। इसमें डेलीगेटेड 5000 रुपीज थी, मंथली 15,000 रुपीज है, ठीक है। UPI सर्कल में ये याद रखना है आपको। IMPS में 5 लाख है, फिर उसके बाद RTGS में मिनिमम 2 लाख है, इसमें 2 आवर्स का डिफॉर्मेंट पेमेंट का है। NEFT में UPI सर्कल्स कितनी अलाउ कर रही है, 5000 रुपीज अलाउ कर रही है, पर मंथली 15,000 अलाउ कर रही है। UPI 1 to 3 पे लिमिट्स जो है वो है 5000 to 10,000, और 1 लाख इसकी पूरे दिन की हमारी पेमेंट है, और ये जो है इंटरनेट के बिना भी इसकी पेमेंट हो सकती है, नो फीचर्ड पे वो। UPI लाइट ट्रांजेक्शन 1000 रुपीज है फॉर स्मॉल पेमेंट्स, मैंने आपको बताया 1000 रुपीज बिना उसके हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं जब आप किसी भी उसमें जाओगे, क्या कहते हैं किसी भी दुकान पे जाओगे तो मोमोज खाना, आपके पास 1000 रुपीज बिना नेट के हो सकती है, ठीक है। UPI 1 to 3 में 5000 to 10,000 थी, ठीक है। फिर IMPS की लिमिट आपको बता दी मैंने, 5 लाख है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शंस वाज 2 लाख। RTGS में मिनिमम 2 लाख है, RTGS बेस्ट है, जो सबसे बड़ी पेमेंट हाई वैल्यू पेमेंट करनी है। NEFT आपकी 24/7 अवेलेबल होती है। IMPC की लिमिट आपको बता दिया मैंने, IMPS की 5 लाख है।
विच इन्वॉल्व चार्जेस। IMPS पे चार्जेस लगते हैं, जबकि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कोई भी पेमेंट सिस्टम चार्जेस नहीं दे सकता, पर IMPS में यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। स्मॉल अर्जेंट पेमेंट में आप IMPS यूज कर सकते हो। और फीचर्ड फोन, अगर इंटरनेट यूजर नहीं है तो 123 UPI 123 पे। और अगर इंटरनेट यूजर फीचर फोन कॉल पेमेंट इनिशिएटेड मिस कॉल टेक्नोलॉजी, ओके, ये भी जनरल नॉलेज का। अगर आप इंटरनेट यूजर नहीं है, आप अगर कॉल 123# पे अगर कॉल करोगे तो आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाएगी मिस कॉल टेक्नोलॉजी से, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी क्या है, 10,000 UPI 123 की। 5,000 टू 10,000 से इंक्रीज हुई है ना, अब हुई है, ये इंक्रीज हुई है 123 पे की, हमारी 10,000 इंक्रीज हुई है, और डेली लिमिट हमारी 1 लाख है। UPI 123 पे जो है वो हमारा फीचर फोन पेमेंट्स है। UPI लाइट हमारा स्मार्टफोन वॉलेट पे चल जाता है। आधार इनेबलिंग पेमेंट सिस्टम, बायोमेट्रिक नॉट रिक्वायर्ड डेली। विड्रॉल लिमिट हमारी कितनी है, 10K टू 50K है। हमारा आधार एनेबलिंग पेमेंट सिस्टम की हमारी 10K टू 15K है। नेफ्ट बैच सेटलमेंट एंड नेट सेटलमेंट आपको बता दी। नेट सेटलमेंट एंड बैच सेटलमेंट NEFT में होता है, ठीक है। UPI 1 वर्ल्ड पर ट्रांजेक्शन 25,000 टू दोज पर्सन हु कम इंडिया फॉर 1 डे। UPI 1 वर्ल्ड ट्रांजेक्शन ये भी एक UPI पेमेंट का है, जो कि क्या कहते हैं 25,000 देता है जो भी कोई इंडिया में एक डे के लिए आएगा, मतलब इंडिया में 1 डे के लिए आया, जैसे फॉरेनर्स आते हैं। UPI 1 वर्ल्ड ट्रांजेक्शन हमारा सिर्फ हमारा NRI पे होगा, ठीक है। अब इसका एक चार्ट मैंने आपको बता दिया है, देखो। UPI लाइट स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स होती है, इसकी जो लिमिट है 1,000 पर ट्रांजेक्शन की। डेली लिमिट्स हमारी कितनी है, 10,000 की। वॉलेट बैलेंस हमारा 5,000 का रहेगा इसमें। फिर UPI 123 पे तो इसकी 5,000 से अभी 10,000 बनी है हमारी। फिर उसके बाद UPI सर्कल की जो है 5,000 अभी, मतलब क्या कहते हैं पर ट्रांजेक्शन है, मंथली 15,000 हो सकती है, डेली लिमिट भी 15,000 ही है। UPI 1 वर्ल्ड की जब जो NRI के लिए होती है वो मंथली 25,000 है। UPI लाइट की स्मॉलर की पर ट्रांजेक्शन हमारी 500 है, डेली लिमिट 2,000 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 5 लाख रुपीज और RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपीज। UPI सर्कल की भी आप याद कर सकते हो, 5,000 पर ट्रांजेक्शन, 15,000 मंथली। फिर इसकी UPI 123 की कितनी हो गई, 5,000 से 10,000 बढ़ी है, और मंथली मतलब डेली इसकी 1 लाख रुपीज है। UPI लाइट का तो मैंने आपको बताया ही, इससे आप 1,000 रुपीज पे कर सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सब कुछ हो गया। और UPI 1 वर्ल्ड आपको याद रखना 25,000 NRI के लिए। तो ये था हमारा पूरा पेमेंट सिस्टम, सब कुछ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और अपडेट्स मिले। एंड अगर कोई भी गलती हुई हो वीडियो में, मेरे को लगता है क्योंकि शायद से कुछ हुआ होगा इधर उधर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और पीछे की आवाज जो कंस्ट्रक्शन थी, अगर आप वहां तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको सैल्यूट है, एंड आपको भी शाबाशी की, आप हकदार है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेयर एक्ट के साथ। ओके, बाय।